हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो अभी हम लोग यूनिट 4 कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे, जो है रूरल सोशोलॉजी यानी कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। और अगर मेरा रेफरल कोड अलीम 10 यूज़ करते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। ठीक। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। हम लोगों ने लैंड पॉलिसीज के बारे में, ब्रिटिश टाइम पे जो लैंड पॉलिसीज हुआ करती थी, जैसे रैयतवारी, महलवारी एंड जमींदारी सिस्टम जो हुआ था होता था, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश टाइम पे किस तरह के लैंड रिफॉर्म थे, उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद किस तरह के लैंड रिफॉर्म हुए, भारत में भूमि सुधार कैसा हुआ था, ये देखना है हम लोगों को। इंडिया अंडर द ब्रिटिश राज had witnessed a lot of such atrocious regulation that exploited the poor and helpless in many aspects। ठीक। तो ब्रिटिश टाइम पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन बनाए गए थे जो पुअर को या जो हेल्पलेस पीपल थे उनका एक्सप्लॉइटेशन किया है। जिसमें क्या किया है, जो पुअर लोग हैं या जो मतलब हेल्पलेस लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। ठीक। ब्रिटिश राज के तहत भारत में कई ऐसे क्रूर नियम को देखा देखा था जो कई पहलुओं में गरीबों और असहायों का शोषण करते थे। तो ऐसे कुछ नियम बनाए थे अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने, जिन्होंने क्या किया था, वो नियम जो है उन नियम की वजह से जो गरीब लोग थे या जो असहाय लोग थे उनका शोषण हो रहा था। तो लैंड रिफॉर्म वो लोग भी करते थे, लेकिन ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रेगुलेशन उनके होते थे, कि ऐसे नियम उनके होते थे कि वो जो है गरीबों और असहाय लोगों का शोषण करते थे। ठीक। Among them, land ownership contributed significantly to preventing the socio-economic growth of the backward population। ठीक। लैंड ओनरशिप क्या है, लैंड ओनरशिप ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि मतलब जो भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बैकवर्ड पॉपुलेशन की हो सके वो किया जाए। ठीक है। उनमें से भूमि के स्वामित्व से बिछड़ी पिछड़ी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक। Among them, land ownership contributed significantly to preventing the socio-economic growth of the backward population। मतलब ये लैंड ओनरशिप जो उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम पे थी, तो लैंड ओनरशिप दी गई, जैसे महलवारी, रैयतवारी और जमींदारी सिस्टम जो था, तो ये क्या था, एक तरह से प्रिवेंट करना ताकि बैकवर्ड क्लास की जो पॉपुलेशन है उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जा सके। ठीक। जो आ, निचली आबादी है यानी कि जो पिछड़ी आबादी है उनके सामाजिक आर्थिक विकास को रोकने के लिए बहुत सारे भूमि स्वामित्व के कानून बनाए गए ब्रिटिश टाइम पे, जो जो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे, जो असहाय लोग होते थे, उनका शोषण करते थे। The government of independent India, up with acts and laws to establish equal right and ownership of land। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम अप विद एक्ट एंड लॉज। तो इन्होंने बहुत सारे एक्ट और लॉज लाए ताकि मतलब इक्वल राइट दिया जा सके ओनरशिप ऑफ लैंड में, विच नाउ कॉन्स्टिट्यूट अ क्रूशियल एपिसोड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की सरकारी भूमि के समान अधिकार और स्वामित्व स्थापित करने के लिए
तो स्वतंत्र भारत की सरकार जो है उसने क्या किया, भूमि के अधिकार और भूमि के समान अधिकार और स्वामित्व स्थापित करने के लिए अधिनियमों और कानूनों के साथ आई। मतलब अधिनियम और कानून बनाए गए जो अब भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारण है। जो क्या है, अब भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण वजह है। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं कानूनों की वजह से आज यहाँ पे है। ठीक, in the following lesson, you will come across a detailed discourse on the land reform in India after independence and their importance. तो लैंड इंडिपेंडेंट के बाद लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ था इंडिया में, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नीचे दिए गए हैं सारी चीजें, देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस उद्देश्य से जो है लैंड रिफॉर्म किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे, कौन से उद्देश्य की वजह से हम लोगों ने भूमि में सुधार किया है, भूमि सुधार किया है। तो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आता है, द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट स्पीडिंग अप द सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया एंड इट्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज विद दिस लैंड रिफॉर्म सिस्टम। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट स्पीडिंग अप सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई करना शुरू किया। एंड इट्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, और रूरल इंडिया की जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है उसमें भी एडवांसमेंट करने के लिए इन्होंने कदम उठाया था विद दिस लैंड रिफॉर्म सिस्टम। किसके जरिए, इन लैंड रिफॉर्म सिस्टम के जरिए। भारत सरकार ने इस भूमि सुधार प्रणाली के साथ, तो भारत सरकार ने भूमि सुधार प्रणाली के साथ साथ ग्रामीण भारत और उसके कृषि उद्योगों की सामाजिक आर्थिक उन्नति को गति देने का लक्ष्य रखा है। तो भूमि सुधार के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण भारत है और उसके जो कृषि उद्योग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति की जाए। ठीक, और उसको गति दी जाए। ठीक, उसको बढ़ावा दिया जाए। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ लैंड रिफॉर्म के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। भूमि सुधार के कुछ मुख्य उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध है। अब ये कौन कौन से हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य थे भूमि सुधार के। तो पहला आता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंसर्न एंड ओवरऑल रिन्यूअल ऑफ लॉ स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ये ओवरऑल रिन्यूअल ऑफ लॉ स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड जो भी लॉ थे उनको बदलने की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरत। ठीक, प्राथमिक उद्देश्य भारत में कृषि भूमि के लिए कानून संरचना के समग्र नवीकरण से संबंधित है। मतलब कि नए नए कानून बनाए जाएं ताकि जो भी कृषि भूमि है उनमें सुधार लाया जा सके। ठीक, these act aimed at an equal and uniform distribution of agricultural land so that concentration of ownership was not in few hands। ठीक, तो इस एक्ट का क्या मतलब था, These act aimed at an equal and uniform distribution। तो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल के साथ साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक, इक्वल के साथ साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप वाज नॉट इन फ्यू है, ताकि जो है ओनरशिप जो है वो किसी एक के हाथ में ना चली जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक के पास जो है 1000 बीघा खेत है, 1000 एकड़ मतलब जमीन है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। ठीक, दिस एक्ट एम एट एन इक्वल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो इस एक्ट के जरिए जो है, जो भी लैंड रिफॉर्म के एक्ट थे उस एक्ट के जरिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया किसका, एग्रीकल्चरल लैंड का, ताकि किसी एक के हाथ में सारी जमीनें कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। ठीक, इन अधिनियमों का उद्देश्य कृषि भूमि का समान और समान वितरण करना था। ठीक, तो किसी कृषि भूमि का समान और सही तरीके से वितरण करना था ताकि स्वामित्व की एकाग्रता
कुछ हाथों में ना रहे, ताकि मतलब जो जमीन है वो किसी एक के हाथ में ना रह जाए, ठीक, ताकि जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जो कृषि भूमि है, वो किसी एक के हाथ में ना रहे, ठीक। तीसरा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द मेडिवल लैंड ओनरशिप सिस्टम इन इंडिया। तो इंटरमीडिएरीज मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएरीज मतलब होता है कि जो बीच में बिचौलिए लोग होते हैं। बिचौलिए लोग मतलब कि जैसे क्या था कि जब अंग्रेज लोग थे तो जमींदार को जो है ओनरशिप मान लेते थे, जमींदार जो है टैक्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके जो है वो देता था ब्रिटिश, तो वो एक तरह से इंटरमीडिएट था। तो वो क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था, जितना फिक्स किया गया उससे ज्यादा लेता था, ठीक। उसको एबॉलिश किया गया, जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया गया, मेडिवल लैंड ओनरशिप सिस्टम में जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया गया। भारत में मध्यकालीन भूमि स्वामित्व प्रणाली के बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, मतलब उनको खत्म किया गया, ठीक। तो जो बिचौलिए थे, जो कब पाए जाते थे, भारत में मध्यकालीन भूमि स्वामित्व प्रणाली में पाए जाते थे, इनको खत्म किया गया, ठीक। मीडियरीज को खत्म किया गया, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू पीपल और रिलेशनशिप डेवलप किया गया, ठीक। फैसिलिटेटिंग ऑप्टिमम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विद हेल्दी एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रथाओं के साथ इष्टतम कृषि उपज को सुगम बनाना, मतलब कि इतना एक ऑप्टिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया जाए विद हेल्दी एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस, ठीक, हेल्दी प्रैक्टिस के साथ और इकोनॉमिक प्रैक्टिस के साथ, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रथाओं के साथ इष्टतम कृषि उपज को सुगम बनाना था, ठीक। ये चौथा ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म, ठीक। ensuring social and economic justice for previous violation of the टिलर्स राइट, किसान के अधिकारों को पिछले उल्लंघनों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, मतलब जो पहले उनके साथ गलत हुआ था, जो पहले उनके साथ वायलेशन हुआ था, जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उसके लिए उनको राइट प्रोवाइड करना, उनके लिए उनको एक तरह से उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना, मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना उनको। किसान के अधिकारों के पिछले उल्लंघनों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये पांचवा उद्देश्य था भूमि सुधार, ठीक। लैंड रिफॉर्म का पांचवा उद्देश्य क्या था, पांचवा एम क्या था, एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर करना, मतलब इसको मजबूत बनाना फॉर प्रीवियस वायलेशन ऑफ द टिलर्स राइट। तो किसानों को के ऊपर जो है जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, जो वायलेशन हुआ था, उसके लिए जस्टिस प्रोवाइड करना, ये काम किसका था, इस लैंड रिफॉर्म का एम था, ठीक। छठा क्या है, यूनिफॉर्म ओनरशिप ऑफ लैंड would prevent exploitation of tenant farmer and will help in reducing rural poverty। तो ये माना जाता था कि अगर यूनिफॉर्म ओनरशिप ऑफ लैंड होगी तो एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा, जो टेनेंट्स फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन था वो खत्म हो जाएगा, और इसी तरह से जो है रूरल पॉवर्टी भी कम की जा सकती है, रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी भी कम की जा सकती है। भूमि का एक समान स्वामित्व काश्तकारों के शोषण को रोकेगा और ग्रामीण गरीबों को कम करने में मदद करेगा, ठीक। तो ये जो भूमि का एक समान स्वामित्व किया जा रहा है, ये क्या करेगा, काश्तकारों के स्वामित्व को, शोषण को रोकेगा और ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद करेगा, ठीक। तो समझ में आया कि किस तरह से जो है ये किसानों की हेल्प करेगा, एक तो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको खत्म करेगा, और जो गरीबी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसको भी कम करने में मदद करेगा, ठीक। सातवां क्या है, एम है एलिमिनेटिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन इन द लैंड रिलेशन। लैंड रिलेशन में जो भी एक्सप्लॉइटेशन थे उनको खत्म करना, जिस भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उन एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव हम लोगों ने पीडीएफ में दिया है, सबअल्टर्न का नहीं है, सबअल्टर्न का मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट पीडीएफ में, थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा सबअल्टर्न का नेक्स्ट पीडीएफ में। सबअल्टर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो कल हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड में हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न का हम लोगों ने पीडीएफ में दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन द लैंड रिलेशन, लैंड रिलेशन में जो भी जिस भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन थे उनको एलिमिनेट करना, उनको खत्म करना। भूमि संबंधों में शोषण का उन्मूलन करना, मतलब भूमि संबंधों में जो भी शोषण थे उनको खत्म करना, ठीक। तो इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, एंड इन्फ्यूज इक्वलिटी इन सोसाइटी, और सोसाइटी में इक्वलिटी को पैदा करना था, ठीक। तो इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इन्फ्यूज इक्वलिटी इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करना और एग्रीकल्चर को के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये एम था लैंड रिफॉर्म का, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और समाज में समानता का संचार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और समाज में समानता का संचार करना, ये जो है उद्देश्य था इसका भूमि सुधार का, ठीक। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और समाज में समानता का संचार करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिस्ट्रक्चर द एग्रेरियन रिलेशन, एग्रेरियन रिलेशन को रिस्ट्रक्चर करना, रिस्ट्रक्चर मतलब उसको फिर से दोबारा से स्ट्रक्चर करना, इन ऑर्डर टू अचीव एन इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एक समतावादी सामाजिक संरचना प्राप्त करने के लिए कृषि संबंधों का पुनर्गठन करना। तो एक इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर पाने के लिए जो एग्रेरियन रिलेशन में एग्रेरियन स्ट्रक्चर थे उनको खत्म करना, उनको रिस्ट्रक्चर करना, ठीक। 10th ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रियलाइज द एज ओल्ड गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, ठीक। तो जो एज ओल्ड गोल था उसको रियलाइज करना था, भूमि को जोतने वालों के लिए सदियों पुराने लक्ष्य को साकार करना। तो जो लैंड टिलर थे, जो किसान थे, उनका जो एज ओल्ड गोल था, मतलब जो बहुत पहले से गोल था उनको रियलाइज करना, उनमें सुधार करना था, ठीक। भूमि को जोतने वाले सदियों पुराने लक्ष्य को साकार करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म के। अब हम लोग देखते हैं लैंड रिफॉर्म के टाइप्स कौन कौन से थे, भूमि सुधार के प्रकार कौन कौन से थे। तो सबसे पहले इसमें आता है टाइप, लैंड रिफॉर्म के टाइप, भूमि सुधार के प्रकार। प्री इंडिपेंडेंट, पूर्व स्वतंत्रता। तो प्री इंडिपेंडेंट में लैंड रिफॉर्म के टाइप कौन कौन से थे? सबसे पहले आ जाता है द फार्मर डिड नॉट हैव ओनरशिप ऑफ लैंड इन विच दे यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक। तो जो लैंड वो यूज करते थे फार्मर, उनके पास उसकी ओनरशिप नहीं थी, ब्रिटिश राज में जो है उनके पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। तो प्री इंडिपेंडेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी लैंड वो लोग यूज कर रहे थे वो उस लैंड की ओनरशिप जो है उनके पास, किसानों के पास नहीं हुआ करती, ठीक। किसानों के पास ब्रिटिश राज के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि का स्वामित्व नहीं था, मतलब कि किसान जो जिस भूमि का उपयोग कर रहे थे, जिस भूमि में खेती कर रहे थे, उस भूमि का जो है स्वामित्व किसानों के पास नहीं था बल्कि ब्रिटिश के पास, ठीक। तो ब्रिटिश के राज में जो स्वामित्व था भूमि का वो किसके पास था? वो किसानों के पास नहीं बल्कि ब्रिटिश के पास था। The landlord of those land वर जागीरदार, जमींदार एक्सेट्रा, ठीक। तो हम लोगों ने कल पढ़ा है जमींदार जागीरदार के बारे में। तो लैंड लॉर्ड जो थे, मतलब जिनके पास ओनरशिप थी लैंड की, वो कौन थे? जागीरदार थे या जमींदार, ठीक। उन जमीनों के जमींदार या जागीरदार, जमींदार आदि, ठीक। मतलब कुछ जो लैंड ओनर थे, यानी कि जो जमीनों के स्वामी थे, ठीक। भूस्वामी जिसको कहेंगे, भूस्वामी जो थे वो कौन थे? जमींदार और जागीरदार हुआ करते थे, ठीक। मेनी इशू वर कन्फ्रंटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इट बिकेम अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक। तो बहुत सारे इशूज आए थे गवर्नमेंट के पास, और बाद में जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया तो एक तरह का ये चैलेंज बन गया कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए, कि लैंड ओनरशिप एक किसी एक के हाथ में है
या मतलब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक चैलेंज था। ठीक, सरकार के सामने कई मुद्दों का सामना करना पड़ा और ये स्वतंत्र भारत के सामने एक चुनौती बन गई। ठीक, तो बहुत सारे मुद्दे आए सरकार के सामने और स्वतंत्र भारत के लिए एक तरह का ये चुनौती बन गया कि किस तरह से एग्रेरियन स्ट्रक्चर से एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जाए और किस तरह से जो ओनरशिप है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट। आजादी के बाद क्या हुआ था? द लैंड रिफॉर्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज वेरियस कंपोनेंट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो अलग अलग लैंड रिफॉर्म हुए थे उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। स्वतंत्र के बाद भारत में भूमि सुधार के विभिन्न घटक हैं। ठीक, तो वो घटक वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वो घटक कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, बिचौलियों का उन्मूलन करना। तो ये सबसे पहले किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब जो जागीरदार जमींदार हैं इन सबको खत्म किया जाए। ठीक, बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, यानी कि जमींदार या जागीरदार जो लोग हैं उनको खत्म किया जाए। The first step taken by the Indian government under land reform post-independence was passing the Jamindari Abolition Act। तो सबसे पहला स्टेप जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने लिया था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने लिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो था जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। तो सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म में जो सबसे पहला एक्ट आया था वो यही आया था, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। ठीक, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करना। ठीक, तो भूमि सुधार करने के लिए जो सबसे पहला कदम भारत सरकार ने लिया था वो कौन सा था? वो जमींदार उन्मूलन अधिनियम। ठीक, जमींदार उन्मूलन अधिनियम मतलब कि अब जमींदार या जागीरदार कोई नहीं होगा। ठीक, जमींदार या जागीरदार कोई नहीं होगा। रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, किराए का विनियमन हुआ था। ठीक, ये रेंट्स कैसे लिए जाएंगे, कितने ले सकते हैं, कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं, इन सबको रेगुलेट किया गया। ठीक, रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, किराए का विनियमन। Indian government implemented these regulations to protect farmer and laborers from exploitation। इस रूल को इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इम्प्लीमेंट किया था? इस रेगुलेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इम्प्लीमेंट किया था? ताकि जो है फार्मर या लेबर्स के जो उनके उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक, बाय एक्सप्लॉइटिंग प्लेसिंग अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेंट। ठीक, तो कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट लगा दिया जाता था रेंट पे, मतलब छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बाय प्लेसिंग अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेंट दैट कुड बी चार्ज फॉर लैंड। ठीक, एक लैंड के लिए कितना जो है वो रेंट होगा ये फिक्स नहीं था, तो जिसका जितना मन होता था मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो क्या करते थे, उससे रेंट वसूलते थे। ठीक, किराए का उन्मूलन, भारत सरकार ने किसानों और मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए इन नियमों को जमीन के लिए वसूले जाने वाले किराए की अधिनियम सीमा निर्धारित करके लागू की। तो किराए की अधिनियम सीमा क्या होगी, किस सीमा तक आप जो है कर सकते हैं काम, वो सारी चीजें लागू किया आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो भारत सरकार ने किसानों और मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए इन नियमों को जमीन के लिए वसूले जा रहे किराए की अधिनियम सीमा निर्धारित करके लागू किया। ठीक, तो जो भी वसूला जा रहा था किराया उसकी एक अधिनियम सीमा निर्धारित की गई। ठीक, और उसको लागू किया। नेक्स्ट आता है टेनेंसी रिफॉर्म, किराएदारी सुधार। टेनेंसी रिफॉर्म क्या होता है या किराएदारी सुधार क्या होता है? Legislation were passed in all states of the country to grant tenants with permanent ownership of land।
तो एक लेजिस्लेशन पास किया गया था सारे स्टेट में, कंट्री के सारे स्टेट में एक लेजिस्लेशन पास किया गया था ताकि जो टेनेंट्स हैं उनको परमानेंट लैंड ओनरशिप दे दी जाए। ठीक, जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो किराएदार हैं उनको परमानेंट लैंड ओनरशिप दे दिया जाए। ठीक, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल एविक्शन ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज। ठीक, तो जो लीज पे लेते हैं, लीज एक्सपायर हो गया तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो अनलॉफुल एविक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, लॉ के दायरे में ही रह के आप उनका एविक्शन करा सकते हैं, उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अनलॉफुल एविक्शन नहीं होना चाहिए। ये टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट कहता है। ठीक है, टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट यानी कि किराएदारी सुधार क्या है? देश के सभी राज्यों में पट्टेदारों को भूमि का अस्थायी स्वामित्व देने, तो देश के सभी राज्यों में पट्टेदारों को भूमि का अस्थायी स्वामित्व देने और पट्टे की अवधि समाप्त होने पर गैर कानूनी बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित किए गए। तो मतलब कि आप गैर कानूनी तरीके से किसी को बेदखल नहीं कर सकते, इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए किराएदारी सुधार एक्ट जो है लागू किया गया। ठीक, देश के सभी राज्यों में पट्टेदारों को भूमि का अस्थायी स्वामित्व देने और पट्टे की अवधि, तो भूमि का अस्थायी स्वामित्व देने के लिए भी जो पट्टेदार थे यानी कि जो किराएदार थे उनको भी जो है भूमि का स्वामित्व देने के लिए ये कानून लाया गया था, किराएदारी सुधार अधिनियम। ठीक, और ये कहा गया कि कोई भी शख्स जो है अगर उसका पट्टा खत्म हो चुका है तो उसको गैर कानूनी तरीके से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए ये कानून जो है उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक, this law protects tenants from having to vacate a property immediately after their tenure is over unless ordered by law। तो ये लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है टेनेंट्स को कि उनको जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, जैसे उनकी किराए की सीमा खत्म हो जाती है, वैसे उनको वो लैंड छोड़ना होगा। इससे ये बचाता है। ठीक, तुरंत नहीं छोड़ना होता है। ठीक, हाँ, अगर लॉ ने ऑर्डर किया हो तब आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया कि आपको छोड़ना है तो आपको तुरंत उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो दिस लॉ प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम having to vacate a property immediately after their tenure is over unless ordered by law। ठीक, जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होता है वैसे ही आपको नहीं छोड़ना होता है, इससे प्रोटेक्ट करता है ये लॉ। ठीक, हाँ, अगर लॉ ने ऑर्डर किया हो यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक, इवन इन द केस ओनरशिप कैन बी रीगेन्ड बाय टेनेंट्स विद द एक्सक्यूज ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन। ठीक, और जो है एक चीज और थी कि टेनेंट्स के जरिए जो है ओनरशिप को पाया जा सकता था, रीगेन किया जा सकता था, अगर आप जो है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए लेते हैं तो, मतलब खुद खेती करने के लिए लेते हैं तो। ठीक, ये कानून किराएदारों को उनके कार्यकाल के तुरंत बाद संपत्ति खाली करने से बचाता है। ठीक, तो जो भी किराएदार हैं जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, यानी कि जब तक कि उन्होंने एग्रीमेंट कराया था उस एग्रीमेंट तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे एग्रीमेंट खत्म होता था तो इनको भगाया जाता था। तो ये जो टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट है ये क्या करता है, किराएदार सुधार अधिनियम जो है वो क्या करता है, वो इन लोगों को बचाता है कि आपको तुरंत जो है जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ वैसे ही आपको तुरंत छोड़ के नहीं भागना। ठीक, कानून द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है। अगर कानून द्वारा आदेश है तब तो आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कानून द्वारा आदेश नहीं है तब आप जो है नहीं छोड़ सकते। ठीक, उस स्थिति में भी व्यक्ति खेती के बहाने काश्तकारों द्वारा स्वामित्व वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो खेती करने के बहाने अगर कोई जो है किसान है वो खेती करने के बहाने वो लैंड लेना चाह रहा है वापस, तो उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलिसीज या एक्ट कौन सा था वो हम लोग देखेंगे। 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मैं वापस आता हूँ।
तो नेक्स्ट लॉ कौन सा है? सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जोतों की अधिकतम सीमा। सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जोतों की अधिकतम सीमा। दिस रिफॉर्म रिफर्स टू द लीगल स्टिपुलेशन ऑफ मैक्सिमम साइज आफ्टर विच नो फॉर्म हाउसहोल्ड और फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड। तो एक लिमिट तय की गई कि इससे ज्यादा लैंड ओनरशिप किसी को नहीं मिल सकती। एक लिमिट तय किया गया कि अगर किसी के पास कोई लैंड ओनर है तो उसके पास इस मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा, जो भी लिमिट फिक्स की गई थी, उतने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, चाहे वो फार्म हाउस होल्ड के लिए हो, फार्मर हो या कोई भी लैंडलॉर्ड हो, किसी के लिए भी जमीन एक फिक्स की गई थी कि इससे ज्यादा जमीनें आपके पास नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा लैंड ओनरशिप आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यही था सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लीगल स्टिपुलेशन ऑफ मैक्सिमम साइज आफ्टर विच नो फार्म हाउस होल्ड और फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड। ये सुधार अधिकतम आकार की कानूनी शर्त को संदर्भित करता है कि मतलब आपके पास अधिकतम कितना भूमि हो सकती है, उससे ज्यादा आप भूमि नहीं रख सकते, जिसके बाद कोई भी किसान परिवार या किसान किसी भी भूमि को धारण नहीं कर सकता। ठीक, उस लिमिट से ज्यादा जो है आप किसी भी भूमि को धारण नहीं कर सकते। ठीक, कोई भी भूमि आपके पास नहीं होना चाहिए, जो लिमिट तय की गई उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एक्ट का एक ड्रॉबैक था कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने नौकरों के नाम लिखवाना शुरू कर दिया जमीनें। ठीक, तो मैक्सिमम थी, अगर उनके पास, उनको लगा कि मतलब जो लिमिट तय की गई उससे ज्यादा है उनके पास, तो आस पड़ोस के लोगों के नाम लिखवाना शुरू कर दिया, या जिनसे वो दोबारा वापस ले सकते हैं या जो मतलब उस जमीन पे कुछ और नहीं कर सकते उनके इजाजत के बिना, तो उनके नाम पे ये लिखवाना शुरू कर दिया। ठीक, उनके नाम पे रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का ये एक ड्रॉबैक था। By the year 1961-1962, the government of all states passed the Land Ceiling Act in order to bring uniformity across states. ठीक, तो सारे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब सारे लोगों के पास इक्वल लैंड हो, इसको लाने के लिए उन्होंने सारे तकरीबन 1961 से 1962 के बीच में तकरीबन सारे स्टेट, इंडिया के सारे स्टेट ने ये लॉ पास कर दिया था। कौन सा लॉ? लैंड सीलिंग एक्ट को पास कर दिया था, ताकि स्टेट में जो है यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अ टोटली न्यू सीलिंग पॉलिसी वाज इवॉल्व इन 1971, और एक जो है नई सीलिंग पॉलिसी बनी 1971 में। ठीक, एक नई सीलिंग पॉलिसी बनी 1971। वर्ष 1961-62 तक सभी राज्यों की सरकार ने भूमि सीमा अधिनियम पारित किया। ठीक, तो राज्य की सभी सरकारों ने 1961 और 62 में भूमि से जो भूमि सीलिंग अधिनियम जो था, यानी कि भूमि सीमा अधिनियम जो था, उसको पारित किया, ताकि राज्य में एकरूपता लाया जा सके। ठीक, ताकि राज्य में एकरूपता लाया जा सके। 1971 में एक पूरी तरह से नई सीमा नीति विकसित की गई, और इसलिए जो है पूरे इंडिया लेवल पे 1971 में एक नई सीमा नीति विकसित की गई। ठीक, नई सीमा नीति विकसित की गई। कंसोलिडेशन ऑन लैंड होल्डिंग, भूमि जोत पर चकबंदी। ठीक, तो उसके बाद भूमि जोत पर चकबंदी होने लगी, कंसोलिडेशन ऑन लैंड होल्डिंग। The term consolidation refers to the redistribution or reorganization of the fragmented land into one single plot. ठीक, तो कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसको फिर से ऑर्गेनाइज करना, जो भी फ्रेगमेंटेड लैंड है उनको एक प्लॉट में कर देना। ठीक, भूमि जोत पर चकबंदी, समेकन शब्द। ठीक, तो चकबंदी की जगह पे आप समेकन भी यूज कर सकते हैं। समेकन शब्द खंडित भूमि के पुनर्वितरण, तो जो खंडित भूमि है उसका पुनर्वितरण या पुनर्गठन करने के लिए एक भूखंड में संदर्भित करता है। ठीक, जो पुनर्वितरण करना या तो हो गया, या जो खंडित भूमि है उसको एक पुनर्गठन भूखंड के रूप में बदलने का नाम है समेकन। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर दूं, तो सपोज करिए एक
एक्स है, एक पर्सन एक्स है और एक वाई है, ठीक, एक एक्स है एक वाई, ठीक, और एक जगह जो है, कोई जगह है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एक प्लॉट है और यहाँ एक प्लॉट, दो जगह पे प्लॉट है। अब इसका आधा हिस्सा जो है वो y का है, आधा हिस्सा जो है x का है, यहाँ पे भी आधा हिस्सा y का है, आधा जो है x का है। तो अब चकबंदी यानी कि कंसोलिडेशन में क्या होता है, क्योंकि y के पास भी दो खंड में लैंड है और x के पास भी दो खंड में लैंड है, तो ये क्या करते हैं तो ये क्या करते हैं कंसोलिडेशन में यानी चकबंदी में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो y का प्लॉट है उसको ट्रांसफर करके यहाँ ला दिया जाता है और x वाले को यहाँ से हटाकर यहाँ पे ले आया, ठीक। अब x का ये दोनों प्लॉट हो गया, एक ही जगह पे उसका दोनों प्लॉट हो गया, और y का यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों प्लॉट हो गया। मतलब इसको मेजरमेंट करके किया जाता है, जितना मेजरमेंट में आएगा और प्लस उसकी वैल्यू देखी जाती है, उस वैल्यू के बेस पे ही दिया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा नहीं देखा जाता है, बस इधर उधर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उसका मेजरमेंट किया जाता है और या तो उसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक। मेजरमेंट के साथ साथ उसकी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे अगर किसी का जो है, किसी की जमीन या किसी का लैंड जो है वो रोड के किनारे है, तो इस ये हिस्सा जो है, ये रोड मान लेते हैं, ये रोड है, ठीक, ये रोड है, तो ये हिस्सा जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसके पीछे का जो हिस्सा है उसकी वैल्यू कम होगी, उससे पीछे आप जाएंगे तो उसकी वैल्यू और कम होगी। तो ऐसा नहीं है जो पीछे वाला है उसको अगर आगे दिया जाएगा तो उतना ही बराबर दिया जाएगा, ठीक, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक। जैसे अगर मान लेते हैं कि आगे का हिस्सा जो है वो 70,000 पर स्क्वायर किलोमीटर में है, पर स्क्वायर पर स्क्वायर फीट है, मान लेते हैं 3000 पर स्क्वायर फीट में दिया जा रहा है, ठीक, 3000 पर स्क्वायर फीट, ठीक, 3000 पर स्क्वायर फीट अगर फ्रंट वाला है। और बैक वाला क्या होगा, बैक वाला सस्ता होगा, तो मान लेते हैं बैक वाला जो है, और बैक आप जाते हैं तो वहाँ पे 1500 पर स्क्वायर फीट, ठीक, 1500 यानी कि 1500 रुपये, ठीक। अब यहाँ की जमीन अगर यहाँ पे ट्रांसफर कराना है तो यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 1 एकड़ है तो यहाँ पे हाफ एकड़ हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। हाफ है, 1 है तो हाफ हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 1.5 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू के हिसाब से चकबंदी की जाती है, कंसोलिडेशन किया जाता है। तो कंसोलिडेशन का या चकबंदी का सिंपल मतलब है, जो अलग अलग जमीनें, अलग अलग जगह पे जमीनें हैं, उसकी वैल्यू निकाल कर उसके बदले किसी एक जगह पे जमीन दे देना। इस तरह से सारे लोगों की जमीनें एक साथ हो जाएंगी, ठीक। तो उसमें क्या होता है, किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आपने देखा होगा आपके एरिया में भी चकबंदी वगैरह होती होगी, उससे किसानों का ये फायदा होता है, बार बार हर जगह पे नहीं जाना पड़ता, ठीक। एक जगह पे खेती करके एक जगह पे आसानी से वो रह के खेती कर पाते हैं, क्योंकि सारी जमीनें उनकी एक जगह पे हो जाती है, ठीक। The trend of fragmentation of land increased because of the growing population of fewer work opportunities, and this fragmentation made the personal supervision and the irrigation management task very difficult, ठीक। तो बढ़ती आबादी और काम के कम अवसरों के कारण भूमि से विखंडन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, और इस विखंडन से व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और सिंचाई प्रबंधन कार्यों को बहुत कठिन बना दिया था। तो मैंने पहले ही बताया इसको कि क्या आसानी होती है इसमें, तो आबादी बढ़ रही है, ठीक, और उसके साथ साथ जो है जो अपॉर्चुनिटी है किसी चीज को कमाने की, ठीक, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह से जो लैंड है या जो जमीनें हैं, जो भूमि है, उसको खंड में बांट दिया जा रहा है, फ्रेगमेंटेड कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत सारे डिफिकल्टीज होती हैं उसके सुपरविजन के लिए, उसके इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, सिंचाई वगैरह कराने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कंसोलिडेशन या चकबंदी की जाती थी, ताकि एक जगह पे उनकी जमीनें आ जाएं और वो आसानी से उसका सुपरविजन या इरिगेशन कर पाए, ठीक।
वो आसानी से उसका सुपरविजन या इरिगेशन कर पाए। इसी वजह से कंसोलिडेशन या चकबंदी की जाती है। Therefore, the act of landholding consolidation was introduced, which stated that if there are few plots of land of a farmer, then those land were consolidated in a one bigger piece, which was done by the process of exchanging or purchasing. ठीक। तो क्या होता था कंसोलिडेशन में, अगर ये रहता था कि अलग अलग जगह पे छोटे छोटे प्लॉट हैं, उनको इकट्ठा करके किसी एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया जाता था, किसी एक जगह पे दे दिया जाता था एक बड़े प्लॉट के तौर पे। अब ये बड़ा प्लॉट जो दिया जाता था, या तो खरीद के दिया जाता था, या तो आप इसको खरीद के ले लीजिए एक जगह पे, या जो है एक्सचेंज किया जाता था। जैसे एक्सचेंज वाला मैंने बताया कि एक्स वाली जमीन जो है, एक्स की जमीन वाई को दे दिया गया और वाई की जमीन एक्स को दे दिया गया। इस तरह से दोनों की जमीनें जो है वो कंसोलिडेट हो गई, एक जगह पे हो गई। ठीक। तो कई तरीके से किया जाता था ये, चाहे एक्सचेंजिंग के जरिए, चाहे परचेसिंग के जरिए। चाहे ये एक्सचेंजिंग के जरिए होता था, चाहे परचेसिंग के जरिए होता था, लेकिन कंसोलिडेशन किया जाता था। तो कंसोलिडेशन का मतलब समझ में आ गया आपको। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अगर छोटे छोटे प्लॉट हैं किसी के पास, तो उसको एक बिगर प्लॉट में बदल देना, उन सारे प्लॉट्स को की वैल्यू निकाल कर या उनको उनका मेजरमेंट करके एक बड़े प्लॉट में कन्वर्ट कर देना, चाहे एक्सचेंजिंग के जरिए, चाहे परचेसिंग के जरिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन कहा जाता है। ठीक। इसलिए भूमि जोत चकबंदी अधिनियम लाया गया। ठीक। भूमि जोत चकबंदी अधिनियम इसीलिए लाया गया था ताकि मतलब जिसमें कहा गया कि यदि किसी किसान की भूमि के कुछ भूखंड है, तो जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी किसान के पास भूमि के कुछ अलग अलग खंड हैं, ठीक, तो उन खंडों को इकट्ठा करके एक भूखंड बना दिया जाए। ठीक। एक बड़ा भूखंड दे दिया जाए, एक बड़ा टुकड़ा दे दिया जाए, चाहे वो खरीद करके या बदल कर या विनिमय की विनिमय प्रक्रिया के जरिए या खरीद कर, दोनों तरीके से किया जा सकता था। तो इसी को क्या कहा जाता है, भूमि जोत चकबंदी कहा जाता है। ठीक। भू जोत चकबंदी कहा जाता है। ठीक। तो भू जोत चकबंदी मतलब अगर किसी के पास छोटे छोटे लैंड अलग अलग जगह पे छोटी छोटी भूमि है, तो उनको एक जगह पे एक भूखंड दे दिया जाए, एक बड़ा सा। ठीक। चाहे वो खरीद करके दिया जाए या विनिमय करके दिया जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन कहा जाता है या भूमि जोत चकबंदी कहा जाता है। ठीक। भू जोत चकबंदी कहा जाता है। एग्रेरियन अनरेस्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एग्रेरियन अनरेस्ट, यानी कि कृषि अशांति। The history of agrarian unrest can be traced back to the first quarter of 1920s. Agrarian unrest का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको आप जो है 1920s से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1920s, फर्स्ट क्वार्टर मतलब जो ईयर होता है वो 100 साल में डिवाइड होता है। 90s की अगर आप बात करें तो 90s मतलब 1901 से लेकर 1999 तक होता है। ठीक। 100 साल का होता है तकरीबन। तो 1901 से लेकर 1900 से लेकर 1999 तक। ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट क्वार्टर मतलब हुआ 25 साल हो गए, 100 साल अगर है तो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया 1925। ठीक। तो इसीलिए कहा गया कि जो एग्रेरियन अनरेस्ट हुआ वो कब हुआ, 1920s में हुआ, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1920s। ठीक। या 1920s का फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 22, 23 ये सब। ठीक। The history of agrarian unrest can be traced back to the first quarter of 1920s. The rural sociologists have used various terms for peasant unrest. तो जो रूरल सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं पीजेंट्स अनरेस्ट से रिलेटेड, मतलब कि जो भी अनरेस्ट था, एग्रेरियन अनरेस्ट था, पीजेंट अनरेस्ट था, उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए थे। अनरेस्ट मतलब किसी तरह की अशांति, किसी तरह का झगड़ा। ठीक। चाहे वो गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में हो, या पीजेंट्स टू पीजेंट के बीच में हो, पीजेंट्स टू लैंडलॉर्ड के बीच में हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक। कृषि अशांति 1920 के दशक की पहली तिमाही में, तो 1920 की दशक की पहली तिमाही में कृषि संबंधी अशांति
के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। मतलब कृषि संबंधी जो अशांति आना शुरू हुई वो 1920 की पहली तिमाही से शुरू हुई थी। ठीक, ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने कृषक अशांति के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया। तो कृषि अशांति के लिए जो ग्रामीण समाजशास्त्री हैं उन्होंने कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, चाहे वो कहीं पे कृषि अशांति किया है, चाहे कुछ और शब्द यूज किया है। ठीक, अलग अलग शब्दों का यूज किया है जो ग्रामीण सोशोलॉजिस्ट थे, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्री, रूरल सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक, लाइक अब ये कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं सोशोलॉजिस्ट के जरिए। रूरल सोशोलॉजिस्ट ने पीजेंट अनरेस्ट यानी कि एग्रेरियन अनरेस्ट को कौन से अलग अलग नाम से जाना है। तो सबसे पहले आता है पीजेंट स्ट्रगल, किसान संघर्ष। ठीक, पीजेंट स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है एग्रेरियन अनरेस्ट यानी कि पीजेंट अनरेस्ट को। ठीक, किसान संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, पीजेंट अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पीजेंट अपराइजिंग यानी कि किसान विद्रोह, पीजेंट रेवोल्यूशन, पीजेंट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, किसान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और नेक्स्ट जो है मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। पीजेंट मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, हलचल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये नाम जो है अलग अलग नाम दिए गए रूरल सोशोलॉजिस्ट के जरिए पीजेंट अनरेस्ट से रिलेटेड, एग्रेरियन अनरेस्ट से रिलेटेड ये सारे नाम दिए गए। किसान संघर्ष, किसान विद्रोह, किसान क्रांति, हलचल। ठीक, पीजेंट स्ट्रगल, पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट रेवोल्यूशन, अमूल। ठीक, अब ये अलग अलग हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। अलग अलग जो पीजेंट अनरेस्ट हुए थे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये एग्रेरियन अनरेस्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, कृषि अशांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज विटनेस अ सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि में एक महत्वपूर्ण क्रांति देखी गई। ठीक, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति देखी गई। ठीक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांतियां, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा एग्रीकल्चर में। ठीक, बहुत ज्यादा कृषि में प्रोडक्शन होने लगा। दिस रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द फार्म प्रोड्यूस। इस क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, कृषि उत्पादन जो है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्रांति की वजह से। ठीक, जैसे आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम सुना होगा। इट हैज नाउ बिकम द सरप्लस फॉर्म प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। अब ये ऐसा हो गया था, एक सरप्लस फॉर्म बन गया था। सरप्लस फॉर्म मतलब कि जो प्रॉफिट देता, जिनको आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं। ठीक, ये अब बाजार के लिए अधिशेष कृषि उपज बन गया था। ठीक, तो बाजार के लिए ये अधिशेष कृषि उपज बन गया था। ठीक, इट हैज नाउ बिकम द सरप्लस फॉर्म प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, दस एग्रीकल्चर हैज बिकम कैपिटलिस्ट इन नेचर। तो एग्रीकल्चर क्या है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट बन गया। कैपिटलिस्ट क्यों बन गया, क्योंकि अब जो है प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में ले जाके बेचा जा रहा है। पहले लोग खुद ही कंज्यूम करते थे, खुद अपने कंजप्शन के लिए ही उगाते थे, लेकिन चूंकि जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कितना खा सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो मार्केट में ले जाना शुरू किए, और धीरे धीरे जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कैपिटलिस्ट बन गया नेचर। ठीक, इस प्रकार कृषि प्रकृति में पूंजीवादी हो गई। ठीक, इस प्रकार कृषि जो है प्रकृति में पूंजीवादी हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि जब पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए चीजें बहुत ज्यादा लगने लगी। ठीक, एक अधिशेष होने लगा जिसको आप मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर बेच सकते हैं। तो इस तरह से कृषि जो है एक पूंजीवादी बन गया। ठीक, तो सबसे पहला एग्रेरियन अनरेस्ट कौन सा आता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला एग्रेरियन अनरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कब हुआ था, 1917 टू 1918। तो ये आपको याद रखना है, ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 से 1918 तक। ठीक,
1917 से 1918 तक। द चंपारण पीजन मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो चंपारण पीजन मूवमेंट क्या था? इंडिपेंडेंट मूवमेंट का भी पार्ट, एक आज़ादी के मूवमेंट का भी पार्ट था। तो चंपारण पीजन मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट का भी पार्ट था। चंपारण किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये आज़ादी के आंदोलन का भी एक हिस्सा था। ठीक, तो आप सिर्फ इसको पीजन मूवमेंट नहीं कह सकते, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जा सकता है इसको। ठीक, इसको किसने किया था? द बेसिक आइडिया वाज टू मोबिलाइज द पीजेंट एंड मेक देम अटेन देयर डिमांड। ये गांधी जी ने किया था। द बेसिक आइडिया वाज टू मोबिलाइज, इसका बेसिक आइडिया क्या था? लोगों को इकट्ठा करना, जो किसान हैं उनको मोबिलाइज करना, एकजुट बनाना। ठीक, एंड मेक देम अटेन देयर डिमांड, और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उनको इस काबिल बनाना। इस काबिल बनाना कि वो अपनी डिमांड को खुद जो है पूरा कर पाए, मतलब खुद अपनी डिमांड की मांग कर सके। ठीक, मूल विचार किसानों को लामबंद करना और उन्हें उनकी मांगों को मनवाना। ठीक, तो ये जो बेसिक आइडिया था, जो मूल विचार था चंपारण सत्याग्रह का, वो ये था कि लोगों को इकट्ठा करना, जो किसान है उनको इकट्ठा किया जाए और अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाया जाए। ठीक, अपनी बातों, अपनी मांगों को जो है वो मनवाया जाए। द मेन एम वाज टू क्रिएट अवेकनिंग एमंग द पीजेंट्री। ठीक, तो मेन एम क्या था? पीजेंट्री में अवेकनिंग क्रिएट करना, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक, अगेंस्ट द यूरोपियन प्लांटर, जो यूरोपियन प्लांटर थे उनके खिलाफ जो है एक अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, ये भी चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य था। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों में जागरूकता पैदा करना था। तो यूरोपीय जो बागान मालिक थे उनके खिलाफ जो है किसानों को इकट्ठा करना, उनको जागरूक करना, ये भी एक उद्देश्य था चंपारण सत्याग्रह का। These planters exploited the peasants without providing them adequate remuneration for their labor. ठीक, तो इन बागान मालिकों ने किसानों को उनके श्रम के लिए पर्याप्त परिश्रमिक प्रदान किए बिना उनका शोषण किया। तो ये किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे पीजेंट का? उनसे तो काम करवाते थे, उनसे जो है फील्ड में अलग अलग चीजें उगवाते थे, लेकिन उनको जो है उनके इक्वल जो है एक एडिक्वेट रिनोमिनेशन नहीं देते थे। एडुकेट रिनोमिनेशन मतलब क्या होता है कि इक्वल जितना उनको प्राइस देना चाहिए उतना प्राइस नहीं देते थे, जितना उनको प्रॉफिट देना चाहिए उतना नहीं देते थे, बल्कि एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो बागान मालिक थे ये किसानों को उनके श्रम की पर्याप्त परिश्रमिक प्रदान किए बिना, मतलब कि जितना उन्होंने मेहनत किया था उतना उसका फल वो लोग नहीं देते थे, और इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। इसके खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अभी हम लोग उसका कॉजेस भी देखेंगे, क्या था कॉज। The European planter resorted to all sort of illegal and inhuman methods of indigo cultivation. तो इन्होंने क्या है, जो चंपारण के पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया, यूरोपियन प्लांटर ने उनको फोर्स किया इलीगल तरीके से भी, इलीगल तरीके भी इस्तेमाल किए उनको फोर्स करने के लिए, ताकि जो है वो क्या करें, इंडिगो कल्टीवेशन करने लगे, इंडिगो की खेती करने लगे। ठीक, क्योंकि इंडिगो से क्या था, यूरोपियन प्लांटर का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, तो इसीलिए वो फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लोगों को इलीगल तरीके से भी फोर्स किया जाता था, उनके ऊपर इलीगल तरीके भी इस्तेमाल किए जाते थे, ताकि मतलब वो डर जाएं और डर की वजह से जो है वो इंडिगो कल्टीवेशन करने लगे। ठीक, यूरोपीय बागान मालिकों ने नील की खेती के लिए सभी प्रकार के अवैध और अमानवीय तरीकों का सहारा लिया। तो उनको मतलब नहीं था कि उनका जो तरीका है लोगों को नील की खेती करने पे मजबूर करने का, वो अवैध है या अमानवीय है, इससे कोई मतलब नहीं। तो बल्कि इन्होंने क्या किया, सारे अवैध, सारे अमानवीय तरीके भी इस्तेमाल किए, ताकि लोगों को फोर्स किया जा सके, लोगों को दबाया जा सके कि वो नील की खेती करें। ठीक, the peasants were not only exploited by the European planter but also by the local जमींदार। तो पीजेंट जो है, पीजेंट
का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो सिर्फ यूरोपियन प्लांटर ही नहीं कर रहे, बल्कि जो लोकल जमींदार थे वो भी कर रहे थे। तो सिर्फ यूरोपियन प्लांटर को आप ब्लेम नहीं कर सकते चंपारण सत्याग्रह के लिए। यूरोपियन प्लांटर तो उनको एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल जमींदार थे वो भी जो है एक्सप्लॉइट करते थे किसानों को। ठीक है, किसानों का न केवल यूरोपीय बागान मालिकों बल्कि स्थानीय जमींदारों द्वारा भी शोषण किया जाता था। तो सिर्फ जो है यूरोपीय बागान मालिक ही इनका शोषण नहीं करते थे, बल्कि जो स्थानीय जमींदार थे वो भी उनका शोषण किया करते थे, उनको कम वेजेस देते थे, ठीक, और फोर्स करते थे नई तरह की फसल को उगाने से जिनसे जो है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। ठीक, it was in such a situation that Gandhiji took up their cause and launched the movement. ऐसी सिचुएशन की वजह से जो है गांधी जी ने एक स्टेप लिया और इस मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 टू 1918। ठीक, ऐसी स्थिति में गांधी जी ने उनका मामला उठाया और आंदोलन शुरू किया। तो चंपारण के जो किसान थे उनका मामला जो है गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने इस मामले को उठाया, वहां जाकर लोगों से मिले और इस मामले पे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक सत्याग्रह शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुई थी? 1917 से 1918 के बीच। ठीक, कॉजेज ऑफ चंपारण पीजेंट स्ट्रगल। अब चंपारण पीजेंट स्ट्रगल की वजह क्या रही? चंपारण किसान संघर्ष का कारण क्या था, क्या वजह थी? ठीक, द लैंड रेंट वाज इंक्रीज इनॉर्मसली। वहाँ का जो चंपारण एरिया था, वहाँ पे जो पीजेंट थे, जो टेनेंट थे, जो जिन्होंने जो है रेंट पे लैंड लिया था, उनके रेंट को, उनके किराए को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक, द लैंड रेंट वाज इंक्रीज इनॉर्मसली। इनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा जाना, बेतहाशा बढ़ा देना। ठीक, द लैंड रेंट वाज इंक्रीज इनॉर्मसली। जमीन का किराया जो है वो बेतहाशा बढ़ा दिया गया। ठीक, इतना बढ़ा दिया गया था कि जिसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता। ठीक, the peasants were compelled by the European planter to grow indigo। तो peasants को जो है जबरदस्ती ये बोला जाता था कि वो जो है इंडिगो प्लांट ग्रो करें। कौन जो है उनको कंपेल करता था? यूरोपियन प्लांटर करते थे। यूरोपियन प्लांटर जो है उनको कंपेल करते थे, उनके ऊपर फोर्स करते थे कि वो जो है इंडिगो प्लांट को ग्रो करें, क्योंकि उनका इससे बहुत ज्यादा फायदा होता था। बाहर कंट्रीज में ज्यादातर इंडिगो की मांग बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन प्लांटर थे वो चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनको फोर्स किया जाए कि वो इंडिगो प्लांट को ग्रो करें, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो, विच रिस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन। और इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन का रिस्ट्रिक्शन हो रहा था, क्योंकि सारे लोगों को ये चॉइस होना चाहिए कि वो जो चाहे वो उगा सकें। ठीक, एक्सेप्ट इलीगल चीज ना उगाएं, तो जो चाहे वो उगा सकते थे। ठीक, एक तरह से फ्रीडम दिया जाना चाहिए। तो अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको इंडिगो प्लांट ही उगाना है, तो एक तरह से क्या है, आप उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं। ठीक, एक तरह से आप उनकी फ्रीडम को ही छीन रहे हैं। किसानों को यूरोपीय बागवानों द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक, तो ये दूसरा कॉज था कि किसानों को जो है नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। कौन से लोग मजबूर करते थे? यूरोपीय बागवान जो थे, वो बाग मालिक मालिक जो थे वो यूरोपियन बागवान जो थे उन्होंने ही जो है मजबूर किया किसानों को कि वो नील की खेती करें, जिससे उनकी खेती की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक, जिससे क्या है, उनकी खेती करने की जो स्वतंत्रता थी उसको प्रतिबंधित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सबके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जिस तरह की जिसकी भी खेती करना चाहे, अगर वो कोई अवैध चीज ना हो, तो अपने मन से वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज की खेती कर सके जैसी वो चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको नील ही उगाना है, तो इसके लिए जो है हाँ, यूरोपीय बागवान मालिक जो होते थे वो फोर्स करते थे इंडियन को कि आपको यही फिक्स खेती ही उगाना है। ठीक, तो इस वजह से भी चंपारण सत्याग्रह हुआ था।
The peasants were forced to devote their best part of land to cultivate crop according to wishes of the landlord. ठीक। तो जो पीजेंट्स होते थे उनको सिर्फ फोर्स नहीं किया गया कि आप जो है इंडिगो की इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे, बल्कि ये कहा गया कि जो आपके अ, जो भी लैंड है कि जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हैं उसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है उसी में आपको इंडिगो उगाना है। ऐसा नहीं कि आपको फोर्स कर दिया गया तो आप जो सबसे खराब जमीन थी वहां पे जाके उगाने लगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट था जिसको जो लैंडलॉर्ड है वो बताएगा, जो यूरोपियन प्लांटर हैं वो बताएंगे कि आप फला जगह पे ही कल्टीवेशन करेंगे, इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। ठीक, तो ये आपकी मर्जी पे नहीं होता था कि आप कहीं भी चाहें वहां उगा लें। ठीक ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपेल किया जा रहा है, तो ऐसा करते हैं जो सबसे खराब ज़मीन है वहाँ पे उगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। जो सबसे बेस्ट पार्ट है लैंड का वही देना होता था आपको इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। ठीक, और उसको कौन चूज करता था? जो लैंडलॉर्ड होता था वही। ठीक, जमींदार के इच्छा के अनुसार किसानों को फसल उगाने के लिए अपनी भूमि का सबसे अच्छा हिस्सा हिस्सा समर्पित करने के लिए मजबूर किया। ठीक, तो इंडिगो प्लांटेशन के लिए यानी कि नील की खेती के लिए जो आपका जितना भी आपका क्षेत्र है जहाँ पे आप खेती करते हैं, जितनी आपकी भूमि है जहाँ पे आप खेती करते हैं, उसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है उसी में आपको नील की खेती करना था। और ये कौन तय करता है? ये जमींदार तय करते हैं कि आपको कहाँ पे किस जगह पे नील की खेती करना है। तो वो वही चूज करते थे जो सबसे अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो वो जो है नील को बेच कर बाहर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक। The payment of wages was meager to the peasant, which was not sufficient to earn their livelihood। ठीक, तो जो वेजेस दिए जाते थे, जो मजदूरी दी जाती थी पीजेंट को, वो इतनी कम थी कि वो अपने लाइवलीहुड को पूरा नहीं कर पाते। ठीक, वो अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उसको ही नहीं पूरा कर पाते थे, इतना कम वेजेस दिया जाता था उनको। तो किसानों को इतना कम पैसा दिया जाता था कि वो रोज जो खाना पीना है, जो पहनना ओढ़ना है, वो सब भी नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइवलीहुड ही नहीं चला पा रहे थे। ठीक, मतलब रोजमर्रा में जो भी उनकी जरूरतें होती थी उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे, इतनी कम वेजेस दी जाती थी। किसानों को मजदूरी का भुगतान किसानों को मजदूरी का भुगतान अल्प था, मतलब बहुत ज्यादा कम दिया जाता था, जो उनकी आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो उनकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मतलब वो इतने कम मजदूरी में अपने घर का खर्च नहीं उठा सकते। ठीक, अपना खर्च नहीं उठा सकते। ठीक, तो ये भी एक वजह थी चंपारण सत्याग्रह की कि मजदूरी कम दी जाती। ठीक, the peasants of Champaran were living under miserable conditions and were suffering from abject poverty। तो जो चंपारण के पीजेंट थे उनकी इतनी खराब कंडीशन हो गई थी, इतनी मिजरेबल कंडीशन हो गई थी कि वो एब्जेक्ट पॉवर्टी से सफर कर रहे थे, मतलब बहुत घोर गरीबी जिसको कहते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो सफर कर रहे थे। तो चंपारण के जो पीजेंट थे उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना हुआ था, ठीक, कि उनकी कंडीशन इतना मेजरेबल हो गई कि वो एक एक्सट्रीम पॉवर्टी पर पहुंच गए थे। ठीक, चंपारण के किसान दयनीय परिस्थिति में रह रहे थे, मतलब कि उनकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो दयनीय हो गई, जिस पर दया की जा सकती है। ठीक, और घोर गरीबी से पीड़ित थे, और वो इसी तरह से धीरे धीरे घोर गरीबी से पीड़ित हो गए, बहुत ज्यादा गरीबी हो गई चंपारण। ठीक, एक मिनट।
तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? कॉजेस तो हम लोगों ने देख लिया कि क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह होने के बाद क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, वो हम लोग देखते हैं। So outcome था the Champaran Agrarian Act was assented by the Governor General of India on 1 May 1980। 1 मई 1918 को एक एक्ट पास हुआ था चंपारण एग्रेरियन एक्ट के नाम से। ठीक, तो ये याद रखिएगा, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है वो पास हुआ था चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक, जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन बढ़ गया, तो उसकी वजह से मतलब किसानों की बात मानी गई और एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया था। किसने पास किया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। कब पास किया था? 1 मई 1918। ठीक, चंपारण कृषि अधिनियम को 1 मई 1918 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति दी गई। ठीक, तो चंपारण कृषि अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1 मई 1918 को। किसने किया था? गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल ने किया था। जब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, अशांति आ गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ने लगी चंपारण सत्याग्रह की वजह से, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है एक अधिनियम पास किया था जिसका नाम था चंपारण कृषि अधिनियम। ठीक, अब इस अधिनियम में क्या क्या चीजें थी? द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस हैज गिवन मच स्ट्रेंथ टू द पीजेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। तो जो गांधी थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंस, अहिंसा की आइडियोलॉजी। ठीक, तो ये जो आइडियोलॉजी थी इसकी वजह से जो है किसानों के अंदर एक मजबूती आई, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा हो गई उनके अंदर। हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, तो जिन्होंने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था, उनके अंदर नॉन वायलेंस की वजह से, मतलब नॉन वायलेंस की वजह से एक स्ट्रेंथ आई कि हम जो है बगैर लड़े, बगैर वायलेंस के ही हम लोग अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक, एक ताकत आई उनके अंदर। अहिंसा की विचारधारा ने आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को बहुत ताकत दी। ठीक, तो अहिंसा की जो विचारधारा थी, जो कि गांधीयन विचारधारा थी, गांधी की विचारधारा थी, तो इस विचारधारा की वजह से जो भी आंदोलन में हिस्सा लिए थे उनको एक ताकत मिली कि हम लोग बगैर किसी हिंसा के ठीक अपनी बात मनवा सकते हैं। द मूवमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, मूवमेंट ने जो है नेशनलिज्म में भी कंट्रीब्यूशन किया, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में भी कंट्रीब्यूशन किया था। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान दिया। इस आंदोलन की वजह से राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। ठीक, राष्ट्रवादी आंदोलन था, ये नेशनलिस्ट आंदोलन था, ये आप लोग जानते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह एक नेशनलिस्ट आंदोलन था, इंडिपेंडेंस के लिए भी एक आंदोलन था, एक रिवोल्यूशन था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल। खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल जो 22 मार्च 1918 से लेकर 5 जून 1918 तक चला। खेड़ा पीजेंट संघर्ष 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक चला। ठीक, अब इसमें क्या था खेड़ा पीजेंट में, या खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल या खेड़ा किसान संघर्ष में? ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। द पीजेंट्री ऑफ खेड़ा consisted mainly of patidars who are known for their skills in agriculture। ठीक, तो जो खेड़ा किसान थे वो ये ज्यादातर उसमें क्या, कौन से थे? पटीदार थे। ठीक, जो ये माने जाते थे कि वो उनकी एग्रीकल्चर में स्किल बहुत अच्छी है। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से वो खेती कर सकते थे। खेड़ा के किसानों में मुख्य रूप से पटीदार शामिल थे जो कृषि में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। खेड़ा कहाँ पे है ये आप बताना, आपको बताना है खेड़ा कहाँ पे है। ठीक, द पिजेंट्री खेड़ा कंसिस्टेड मेनली द पटीदार। तो पिजेंट्री यानी कि खेड़ा के जो किसान थे उसमें ज्यादातर पटीदार थे और उनकी एग्रीकल्चरल स्किल बहुत अच्छी थी। ठीक, खेड़ा के किसानों में मुख्य रूप से पटीदार शामिल थे जो कृषि में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। ठीक, द पटीदार्स वर वेल एजुकेटेड। खेड़ा इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात। तो आपके आंसर देने से पहले यहाँ पे आंसर मिल गया है। ठीक,
तो द पटीदार वर वेल एजुकेटेड, तो जो पटीदार थे वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड थे, ठीक, वेल एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक। खेड़ा इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात, खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक, सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात, एंड वॉज क्वाइट फर्टाइल फॉर द कल्टिवेशन, और कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ जमीन थी, यहाँ पे पैदावार, प्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छी होती, ठीक। एंड वॉज क्वाइट फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड कॉटन क्रॉप, तो किस चीज के लिए फर्टाइल ज्यादा थी ये, टोबैको और कॉटन क्रॉप के लिए ज्यादा फर्टाइल थी, यहाँ पे टोबैको और कॉटन क्रॉप अगर उगाया जाए तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होता था, उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती थी, ठीक। पटीदार पढ़े लिखे थे, खेड़ा गुजरात के मध्य भाग में स्थित है और तंबाकू और कपास की फसलों की खेती के लिए काफी उपजाऊ है, तो यहाँ पे जो खेड़ा की जमीनें हैं वो तंबाकू और कपास की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, मतलब अगर तंबाकू और कपास उगाया जाए तो उससे जो है बहुत ज़्यादा उपज पैदा होती थी, बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलता था, ठीक। कॉजेज ऑफ खेड़ा स्ट्रगल, अब खेड़ा का की वजह क्या थी, कि खेड़ा स्ट्रगल की के कॉजेज क्या थे, खेड़ा संघर्ष के कारण क्या थे, reassessment of Kheda land was done by the government based on the cultivation of crop, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के बेस पे ही रीअसेसमेंट किया, रीअसेसमेंट मतलब कि जमीनों का अलग से मूल्यांकन करना, अलग से असेसमेंट करना कि कहाँ पे किस तरह की क्रॉप का कल्टीवेशन किया जा सकता है, ठीक। खेड़ा भूमि का पुनर्मूल्यांकन सरकार द्वारा फसलों की खेती के आधार पर किया गया था, मतलब कि कहाँ पे किस तरह की फसल की खेती की जा सकती है, इस आधार पर जो है वहाँ की जो भूमि थी उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सच डाटा द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स, और इस डाटा के बेस पे गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, जहाँ पे ज़्यादा पैदावार हो रही है वहाँ पे ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक, जहाँ पे कम हो रही है वहाँ पे कम टैक्स रखा, ठीक। ऐसे आंकड़ों के आधार पर सरकार ने कर बढ़ा दिया था, ठीक, और इसी आंकड़े के आधार पर सरकार ने क्या किया था, कर को बढ़ा दिया था, क्योंकि पैदावार ज़्यादा हो रही है तो आपको कर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैदावार के बेसिस पे, यहाँ पे अब एरिया के बेसिस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, बल्कि कल्टीवेशन के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक, फर्टिलिटी के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जमीन कितनी है उसके एरिया, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से आपको कर नहीं देना है, बल्कि जितना उपज हो रही है उस हिसाब से आपको कर देना है, ठीक। विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीसन, जो किसानों को मंजूर नहीं था, ठीक, जो किसान जो है मंजूर नहीं कर रहे थे, किसान नहीं चाह रहे थे कि कल्टीवेशन के बेस पे ही, क्रॉप कल्टीवेशन के बेस पे ही टैक्स दिया जाए, बल्कि वो इसके खिलाफ थे, ठीक, जो किसानों को स्वीकार नहीं था और वो इसके खिलाफ थे, कि मतलब अगर इस आधार पे सरकार टैक्स लेने लगी, कर लेने लगी तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक। देयर वाज अ सीवियर फेमाइन इन खेड़ा, तो बहुत ज्यादा मतलब सूखा पड़ गया वहां पे, अकाल आ गया, ठीक, खेड़ा में, विच रिजल्टेड इन द फेलर ऑफ क्रॉप, जिसकी वजह से जो है पैदावार नहीं हुई उस साल, क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप फेल होना मतलब वहां पे सूखा पड़ गया, कोई भी पैदावार नहीं हुई, ठीक। खेड़ा में भयंकर अकाल पड़ा जिससे फसलें चौपट हो गई, ठीक, जिससे फसल क्या होगी, चौपट होगी, कोई भी पैदावार नहीं हुई, ठीक। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था खेड़ा में उस साल, ठीक, लेकिन उसी समय में जो है गवर्नमेंट ने टैक्स भी बढ़ा दिया था, तो पूरी फसल उनकी चौपट हो गई थी उसमें। The government did not accept the failure of crop, but was insistent on the collection of land tax, ठीक। तो गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं था कि वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई है या नहीं हुई है, वहाँ पे फेमाइन पड़ा था या नहीं पड़ा था, इससे मतलब नहीं, बल्कि वो हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि जो टैक्स उन्होंने फिक्स किया है वो टैक्स उनको मिलना चाहिए, ठीक, जो भी टैक्स उन्होंने फिक्स किया है वो टैक्स मिलना चाहिए, उनको मतलब नहीं है फेमाइन से या क्रॉप फेलर से। नॉट टेकिंग द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इनटू कंसिडरेशन, तो किसानों की कंडीशन क्या है इसको वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनको टैक्स चाहिए था, किसी भी हालत में टैक्स चाहिए था, वो गवर्नमेंट जो है उनको बार बार फोर्स कर रही थी कि वो टैक्स भरे,
ठीक, जो भी टैक्स फिक्स किया गया है, अब चाहे उनकी पैदावार हुई हो या नहीं हो। ठीक, सरकार ने फसलों की विफलता को स्वीकार नहीं किया कि मतलब फसल जो है वो चौपट हो गई है, उसको सरकार ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन किसानों की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए भूमि कर की वसूली पर जोर दिया। ठीक, तो एक तो उन्होंने फसल खराब हो गई, फसल चौपट हो गई, उसको स्वीकार नहीं किया। और किसानों की जो स्थिति थी उस समय पे, क्योंकि जब फसल खराब होती है तो किसान जो है वो अपने पूरे साल की जो इनकम होती है वही फसल ही होती है। अगर फसल खराब होती है तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ठीक, इसको ध्यान नहीं रखते हुए सरकार ने क्या किया, अपना जो कर उन्होंने फिक्स किया था उसको वसूली पे ज्यादा जोर दिया था। ठीक, उसकी वसूली पे ज्यादा जोर दिया। The peasantry made their inquiries and emphasized that the act of demanding the land tax in such famine condition was not justified on the part of the government. ठीक, तो जो किसान की सभा थी, जो किसान के ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी लगाई। ठीक, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी डिमांड किया जा रहा है लैंड टैक्स का, इस कंडीशन में कि जब सूखा पड़ा हुआ है, फेमाइन हुआ हुआ है, फेमाइन की कंडीशन है, उस टाइम पे अगर लैंड टैक्स मांगा जा रहा है, हमसे डिमांड की जा रही है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक, ये न्याय नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से ये जस्टिफाइड नहीं है। इस तरह की चीजें जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। किसानों ने अपनी पूछताछ की और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी अकाल स्थिति में भूमि कर की मांग करना सरकार की ओर से उचित नहीं था। तो किसानों ने जो है इसके बारे में इंक्वायरी की, लोगों से पूछताछ की। ठीक, और ये इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि इस अकाल स्थिति में जहाँ पे फसलें जो है वो चौपट हो गई हैं, किसानों की कंडीशन, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ऐसे अकाल के दौर में अगर सरकारें जो है भूमि कर मांग रही हैं तो ये उचित नहीं। ठीक, ये सही तरीका नहीं। ठीक, तो ये तीसरा काज था। चौथा काज क्या था, द गुजरात सभा कंसिस्टिंग द पीजेंट। तो गुजरात सभा के नाम से एक ग्रुप था जिसमें पीजेंट्स भी थे। सबमिटेड पेटिशन, तो इन्होंने एक पेटिशन सबमिट किया था टू द हायर अथॉरिटीज। जो हायर अथॉरिटीज थी वहाँ की गवर्नमेंट की, जो हायर अथॉरिटीज थी, उनको इन्होंने एक पेटिशन सबमिट किया था। हायर अथॉरिटीज ऑफ द प्रोविंस, तो गुजरात प्रोविंस की हायर अथॉरिटी थी, उनके पास जाकर एक पिटीशन सबमिट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टिंग द सस्पेंशन ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट फॉर द ईयर 1990। तो वो चाह रहे थे कि 1919 में जो भी टैक्स कलेक्शन है उसको माफ कर दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक, मतलब इस साल कोई भी टैक्स ना लिया जाए उनसे, क्योंकि पैमाइन की स्थिति थी उस वक्त जो है कि सारे जो पीजेंट थे वो परेशान थे, उनके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने एक पिटीशन डाली कि जो भी 1919 में यानी कि 1990 में जो भी टैक्स देना था उसको सस्पेंड कर दिया था। ठीक, गुजरात सभा जिसमें किसान शामिल थे, उन्होंने 1919 के लिए राजस्व निर्धारण को स्थगित करने का, राजस्व निर्धारण मतलब कि जो भी कर जो है निर्धारित किया गया था कि कितना कर देना है, उसको स्थगित करने का अनुरोध किया। ठीक, करते हुए प्रांत के उच्च अधिकारियों को याचिकाएं प्रस्तुत की। ठीक, तो इसका अनुरोध किया उन्होंने याचिकाएं देकर। ठीक, याचिकाएं प्रस्तुत कर वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे उनके पास याचिकाएं जमा की, ताकि मतलब उनसे ये अनुरोध किया कि जो भी राजस्व निर्धारण किया गया है 1919 के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। ठीक, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। But the officials rejected the demand of the peasant regarding the non-payment of the taxes. ठीक, लेकिन ऑफिशियल ने कहा कि नहीं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक, कोई भी डिमांड जो है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की मानी नहीं जाएगी। ठीक, बट द ऑफिशियल रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द peasant रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। लेकिन अधिकारियों ने करों का भुगतान न करने के संबंध में किसानों की मांगों को अस्वीकार किया और ये कहा कि नहीं, आपको जो भी राजस्व तय किया गया है वो आपको देना पड़ेगा, जो भी कर जो है तय किया गया वो आपको देना पड़ेगा, कोई भी इससे संबंधित कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। ठीक, when the government refused to consider the demand of the peasant, Gandhi ji encouraged the peasants to resort to satyagraha।
जब डिमांड जो है गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया तो गांधी जी ने उनको इनकरेज किया कि सत्याग्रह किया जाए। ठीक, सत्याग्रह मतलब सत्य की खोज। ठीक, when the government refused to consider demand of the peasant, गांधी जी encouraged the peasant to resort to सत्याग्रह। जब सरकार ने किसानों की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया तो गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और ये कहा कि हमें सत्याग्रह करना चाहिए। सत्याग्रह में क्या है, विदाउट वायलेंस जो है हमको अपनी मांग मनवाने की कोशिश करना चाहिए। विदाउट वायलेंस हमको अपनी मांग मनवाने की कोशिश करना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड इन मार्च 1990 और यहीं से जो है खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुई 1919 से अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, जिसके लीडर कौन थे, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, एन.एम. जोशी एंड सेवरल अदर्स। ठीक, तो ये सारे लीडर्स थे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1919 में गांधी जी द्वारा चलाई। गांधी जी, सरकार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में शुरू किया गया। तब जब उन्होंने टैक्स भरने की डिमांड को कैंसिल कर दिया, ठीक, तो गांधी जी ने उनको प्रोत्साहित किया कि आपको सत्याग्रह करना चाहिए। तो 1919 में सत्याग्रह शुरू हुई। उसके लीडर कौन थे, गांधी जी, सरकार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी और कई और भी लोग। ठीक, 1919 में गांधी, सरकार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह शुरू की गई। ठीक, This was a similar kind of experiment to चंपारण based on non-violence। तो ये चंपारण की तरह ही था। जैसे चंपारण नॉन वायलेंस के बेस पे था, आपको विदाउट वायलेंस जो है अपनी बात मनवानी है, कोई भी वायलेंस नहीं करेगा, कोई भी हथियारों का यूज नहीं करेगा, मारपीट नहीं करना है। ठीक, तो ये उसी पे बेस था। खेड़ा सत्याग्रह भी नॉन वायलेंस पे ही बेस था। ये अहिंसा पर आधारित चंपारण का एक ऐसा ही प्रयोग था। जैसा चंपारण जो है अहिंसा पे आधारित था, वैसा ही ये भी एक प्रयोग था। खेड़ा सत्याग्रह भी चंपारण की तरह का एक प्रयोग था। ठीक, the government official auctioned the peasants' cattle, confiscated their houses, and took away their movable property due to non-payment of the land tax। सरकारी अधिकारियों ने भूमि कर का भुगतान न करने के कारण किसानों के मवेशियों की नीलामी की, उनके घरों को जब्त कर लिया और उनकी चल संपत्ति को छीन लिया। ठीक, तो अब एक तरफ जो है सत्याग्रह चल रही है, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अपना टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो उनके पीजेंट्स के जो कैटल थे, यानी कि जो किसानों के कैटल्स थे, उनकी नीलामी करने, उनको बेच दिया गया। ठीक, उनको नीलाम कर दिया गया। ठीक, और उनके हाउसेस को भी नीलाम कर दिया गया, उनको उन पे कब्जा कर लिया गया, उनको जब्त कर लिया गया। ठीक, एंड टूक अवे देयर मूवेबल प्रॉपर्टी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स। और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता। ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई भी सामान हो सकता है, घर में रखा हुआ कोई भी सामान, जैसे कार वगैरह है, मोटरसाइकिल वगैरह है, या और भी चीजें जो मूवेबल है। ठीक, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है जब्त करना शुरू कर दिया। ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है ले जाना शुरू कर दिया। क्यों ले जाना शुरू किया? क्योंकि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आपको ये सब चीजें भरनी पड़ेगी। सरकारी अधिकारियों ने भूमि कर का भुगतान न करने के कारण किसानों के मवेशियों की नीलामी करना शुरू किया। मतलब कि उनके पास जो मवेशी थे उनको छुड़ा कर ले गए और उनको बेचना शुरू कर दिया। उनके घरों को जब्त कर लिया। ठीक, और उनकी चल संपत्ति को भी छीन लिया। ठीक, तो ये एक तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अपना काम चल रहा था और इधर सत्याग्रह भी चल रही थी। The peasants were issued notices of fines and penalties by the government। और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको अलग अलग तरीके की नोटिस दी जाने लगी कि उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाने लगी, फाइन लगाए जाने लगे कि अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, अगर आप मतलब टैक्स नहीं भर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, ये फाइन आपको भरने पड़ेंगे। अलग अलग तरह की नोटिस उनको सर्व की जाने लगी। ठीक, किसानों को सरकार द्वारा जुर्माने और जुर्माने के नोटिस जारी किए गए। ठीक,
तो सरकार द्वारा जुर्माने भरने की नोटिस जारी की जाने लगी किसानों के लिए। ठीक, तो किसानों को सरकार की तरफ से नोटिस मिल गई कि आप अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। द मूवमेंट वॉज टर्मिनेटेड owing to the acceptance of some of the prime demand of the peasantry। मूवमेंट कब खत्म हुआ? जब गवर्नमेंट ने कुछ उनकी जो पेजेंट्री है उनकी कुछ डिमांड को मान लिया। ठीक, सारी डिमांड को नहीं माना लेकिन कुछ डिमांड को मान लिया। किसानों की कुछ प्रमुख मांगों की स्वीकृति के कारण आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक, तो किसानों की कुछ मांगों को माना गया लेकिन सारी मांगों को नहीं माना गया। ठीक है, कुछ मांगें जो है वो पूरी की गई जिसकी वजह से आंदोलन को खत्म कर दिया गया। कुछ जो है जो डिमांड थी उनकी उनको एक्सेप्ट किया गया, इसी वजह से मूवमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक, आउटकम्स क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला? इट वॉज डिसाइडेड दैट द रिच पटीदार पीजेंट्स will pay up the land rent and the poor peasants were granted remission। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अमीर पटीदार हैं, अमीर पटीदार पीजेंट्स हैं, ठीक, वो लैंड टैक्स देंगे, ठीक, लैंड रेंट देंगे, लेकिन जो पुअर पीजेंट हैं उनको इस टैक्स से बाहर कर दिया गया। ठीक, तो मतलब जो पुअर हैं उनको टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो रिच हैं, जो रिच पटीदार हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस डिमांड के साथ जो है वो क्या हुआ, मूवमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक, ये निर्णय लिया गया कि धनी पटीदार किसान भूमि का लगान चुकाएंगे और गरीब किसान को छूट दी गई। ठीक, तो जो पटीदार हैं, जो धनी हैं, उनको जो है भूमि का लगान चुकाना पड़ेगा और जो गरीब किसान हैं उनको लगान देने में छूट दी गई। ठीक, due to this decision, the small and poor peasants, who are the majority, were very satisfied। तो जो मेजॉरिटी में थे वो पुअर थे। एक पुअर पेजेंट जो है वो मेजॉरिटी में थे, धनी किसान जो है वो बहुत कम थे, लेकिन जो पुअर पेजेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में वही थे। तो इस डिसीजन की वजह से बहुत सेटिस्फाइड थे। ठीक, इसी वजह से तो मूवमेंट खत्म हुआ, टर्मिनेट हुआ। ठीक, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो मूवमेंट टर्मिनेट नहीं होता। ठीक, तो क्योंकि ये डिसीजन जब गवर्नमेंट ने लिया तो मेजॉरिटी के लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को फायदा हुआ, इस वजह से जो है इस मूवमेंट को टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि रिच पीजेंट बहुत कम थे, मेजॉरिटी में कौन थे? पुअर पीजेंट थे, और पुअर पीजेंट के हक में ही फैसला आया था, इसी वजह से वो बहुत सेटिस्फाइड। इस निर्णय से छोटे और गरीब किसान जो बहुसंख्यक हैं बहुत संतुष्ट थे। ठीक, तो छोटे किसान जो गरीब किसान थे और वो बहुसंख्यक थे, मतलब उनकी संख्या जो है, जो अमीर किसान थे, जो पटीदार थे, उनसे ज़्यादा थी, इसीलिए उनके हक में ही डिसीजन आया था। एक निर्णय जो है उनके ही हक में आया था, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को खत्म किया था। ठीक, द मूवमेंट आल्सो क्रिएटेड ऑन अवेकनिंग एमंग द पीजेंट्स अबाउट देयर डिमांड। तो मूवमेंट्स की वजह से पीजेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस पैदा हुई कि अपने डिमांड को पूरा करवा सकते हैं, अपनी मांगों को मांग सकते हैं। ठीक, आंदोलन ने किसानों में अपनी मांगों को लेकर जागरूकता पैदा की। ठीक, आंदोलन की वजह से किसानों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई कि अगर कुछ ऐसा होता है तो अपनी मांग वो मनवा सकते हैं। ठीक, थर्ड क्या था इसका आउटकम? द पीजेंट्स आल्सो इनडायरेक्टली सॉट देयर पार्टिसिपेशन इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इनडायरेक्टली जो पीजेंट थे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में, क्योंकि उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस का भी स्ट्रगल चल रहा था। ठीक, इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी चल रहा था उसी टाइम पे। ठीक, द पीजेंट आल्सो इनडायरेक्टली सॉट देयर पार्टिसिपेशन इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ने भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी मांगी। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी जताई अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वैसे तो वो अपनी डिमांड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया, भागीदारी में। ठीक, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष रूप कहा गया। द इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एमंग द पीजेंट्स ऑफ गुजरात एंड इन द नेबरिंग स्टेट। तो सक्सेस का जो इम्पैक्ट था, मतलब इस डिसीजन का जो इम्पैक्ट था कि मतलब उन्होंने आंदोलन किया और उसकी वजह से उनको सक्सेस मिली,
ये जो है गुजरात के दूसरे पार्ट्स के जो रीजन्स थे, नेबरिंग स्टेट के जो रीजन्स थे, उनके ऊपर भी इसका असर हुआ। ठीक, सफलता का प्रभाव गुजरात और पड़ोसी राज्यों के किसानों के बीच में भी पहचाना गया। ठीक, तो जो सफलता का प्रभाव था वो गुजरात के किसानों पर तो हुआ ही, लेकिन बाकी जो पड़ोसी राज्य थे उनके किसानों पर भी इसका असर पड़ा। ठीक, नेक्स्ट आता है द बारडोली मूवमेंट इन गुजरात। गुजरात में बारडोली आंदोलन 1925 में हुआ था। ठीक, तो ये भी खेड़ा और बारडोली दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के। खेड़ा पहले हुआ था, बारडोली बाद में हुआ। ठीक, ये कभी कभी आपको मैच करने के लिए भी आता है, कोड में मैच करने के लिए भी आता है। ईयर दे दिया और एक तरफ जो है मूवमेंट दे दिया, ईयर वाइज मैच करना भी आता है, इसलिए आपको ईयर भी पता होना चाहिए और सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ठीक, द बारडोली मूवमेंट इन गुजरात। गुजरात में बारडोली आंदोलन 1925 में हुआ। अब एक तालुका था जिसका नाम था बारडोली। द तालुका ऑफ बारडोली सफर्ड फ्रॉम हैवी फ्लड। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन थी, वहां पे सूखा पड़ा था, यहाँ पे फ्लड हुआ। ठीक, बहुत हैवी फ्लड था एंड सीवियर फेमाइन। ठीक, और उसके साथ साथ जो है सीवियर फेमाइन था विच अफेक्टेड द क्रॉप वेरी बैडली, जिसने जो है बहुत खराब तरीके से जो है क्रॉप पे इफेक्ट डाला था, मतलब फसल को बर्बाद कर दिया था। बारडोली का तालुका भारी बाढ़ और भयंकर अकाल से पीड़ित था, जिसने फसलों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। जिसने क्या किया था? फसलों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। द सिचुएशन लीड टू द फार्मर टू फेस ग्रेट फाइनेंशियल ट्रबल। अब इस सिचुएशन के लिए जो है किसानों के बीच में बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, मतलब वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया। ठीक, इस स्थिति के कारण किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में जबकि क्रॉप जो है, फसल जो है खराब हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक, कॉजेस क्या थे? कारण क्या थे बारडोली सत्याग्रह के, बारडोली आंदोलन के? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेज द टैक्स रेट बाई 30%। और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब हो रहा था कि बाढ़ आ गई थी और जो है फैमाइन हो गया था, तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उनको एक फाइनेंशियल ट्रबल था, आर्थिक संकट था। लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या किया था, उस वक्त जो है बारडोली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आता था। तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या किया था? टैक्स को बढ़ा दिया था। कितने परसेंट? 30%। अगर 100 रुपए टैक्स है तो उसको 130 रुपए कर दिया। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने कर की दर में 30% की वृद्धि की थी, 30% की वृद्धि की। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द टैक्स है, और जब इन्होंने कहा कि थोड़ा सा टैक्स को कम किया जाए तो गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। द फार्मर वन वर इन वेरी pitiable state whereby they barely had anything enough to pay the tax. They barely had anything enough to pay the tax. मतलब इस वजह से ये टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, और जब कम करने के लिए कहा गया तो उसको जो है रिफ्यूज कर दिया गया। इस वजह से जो है फार्मर की कंडीशन बहुत खराब हो गई। ठीक, एक दयनीय स्थिति हो गई उनकी, और उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो टैक्स को भर सके। ठीक, सरकार ने टैक्स रेट घटाने से इनकार कर दिया। किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, जिससे उनके पास कर का भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। कर का भुगतान करने के लिए मुश्किल से कुछ भी नहीं। ठीक, द एक्टिविस्ट ऑफ गुजरात सच एज नरहरि पारिक। तो जो एक्टिविस्ट थे गुजरात के, जैसे कि नरहरि पारिक, रवि शंकर व्यास एंड मोहनलाल पांड्या has a talk with the village leader and sought the help of the prominent Gujarat freedom fighter वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो कहाँ पे थे? खेड़ा आंदोलन में थे। तो ये जो नरहरि परिकर हैं, रविशंकर व्यास हैं, मोहनलाल पांड्या हैं, इन्होंने विलेज लीडर से बात की और किसकी हेल्प लिया? वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने खेड़ा आंदोलन में पार्ट लिया, उसके लीडर। ठीक, क्योंकि वो कर चुके थे ये चीज, इसीलिए उनकी हेल्प लिए गई। नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या जैसे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने गांव के नेताओं के साथ बातचीत की और प्रमुख गुजराती स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। ठीक,
द रिक्वेस्ट मेड बाय पटेल टू रिड्यूस द टैक्स वाज इग्नोर्ड बाय द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। उसके बाद पटेल ने जो है टैक्स को रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इग्नोर कर दिया, को नजरअंदाज कर दिया। ठीक, पटेल द्वारा करों को कम करने के लिए अनुरोध को बम्बई के राज्यपाल ने नजरअंदाज कर दिया। गवर्नर ने जो गवर्नर थे उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक, पटेल along with Parikh, Vyas and Pandya divided the Bardoli into several zones। तो पटेल ने जो है पारिक, व्यास और पांड्या के साथ जो है मिलकर बारडोली को कई जोन में बांट दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईच विद अ लीडर एंड वॉलेंटियर। और हर पार्ट को एक लीडर बना दिया, हर पार्ट का एक लीडर बना दिया और उनके बीच में जो है वॉलेंटियर्स बना दिए। मतलब एक लीडर होगा और उनका साथ देने वाले कुछ वॉलेंटियर्स होंगे। पटेल ने पारिक, व्यास और पांड्या के साथ बारडोली को एक नेता और स्वयं सेवकों के साथ कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक, क्योंकि कई क्षेत्र होंगे, कई नेता होंगे और कई वॉलेंटियर होंगे तो आंदोलन और भी अच्छा होगा। ठीक, he instructed the farmer to be on नॉन वायलेंट पाथ। और पटेल ने कहा कि हमेशा जो है नॉन वायलेंट पाथ पे ही रहना है, अहिंसा ही पे ही रहना, हिंसा नहीं करना। एंड नॉट टू डू रिस्पॉन्स टू द एग्रेसिव एक्शन ऑफ द पुलिस एंड ऑफिसर। और जो एग्रेसिव एक्शन होगा पुलिस या ऑफिशियल की तरफ से, कुछ ना कुछ एग्रेसिव एक्शन होगा अगर आप मूवमेंट करेंगे, ठीक, तो उस एग्रेसिव एक्शन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना। ऐसा ना हो कि वो लाठी डंडा चला रहे हैं तो आप भी चलाना। ये पटेल ने उनको इंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने किसानों को अहिंसक मार्ग पर चलने और पुलिस और अधिकारियों की आक्रामक कार्रवाई का जवाब नहीं देने का निर्देश दिया। ठीक, मतलब कि जो भी कार्रवाई वो लोग करेंगे उसका जवाब नहीं देना। आउटकम क्या निकला था इसका? द पीपल एंड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे वर वेरी एंग्री एट द टेरिबल ट्रीटमेंट ऑफ द फार्मर। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, वो जो फार्मर के साथ जो बहुत ही खराब ट्रीटमेंट हुआ था, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया था, उससे बहुत ज्यादा दुखी थे। ठीक, बम्बई की विधान परिषदों के लोगों और सदस्य किसानों के भयानक व्यवहार पर बहुत क्रोधित थे। ठीक, द इंडियन मेंबर ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिशियल। और उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंडियन मेंबर थे उन्होंने अपनी ऑफिस से रिजाइन दे दिया। ठीक, एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर। और जो फार्मर का सपोर्ट था, प्रोटेस्ट था, उसको सपोर्ट किया। ठीक, तो रिजाइन करने के बाद उन्होंने भी फार्मर प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। भारतीय सदस्यों ने भी अपने कार्यकालों से इस्तीफा दे दिया और किसानों के विरोध को समर्थन दिया। ठीक, फाइनली एन एग्रीमेंट टूक प्लेस। और उसके बाद जो है जब ये हो गया कि अब जो है इसको रोका नहीं जा सकता है, तब एक एग्रीमेंट किया गया बाय द इनिशिएशन ऑफ द पारसी मेंबर ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट। बॉम्बे गवर्नमेंट में एक पारसी मेंबर था, उन्होंने ही ये एग्रीमेंट को इनिशिएट किया था। अंत में बॉम्बे सरकार के एक पारसी सदस्य की दीक्षा से एक समझौता हुआ। ठीक, अब वो समझौता क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू इट द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी एंड आल्सो कैंसिल द रेवेन्यू पेमेंट। और जो भी प्रॉपर्टी उनकी ली गई थी, जब्त की गई थी, उनको वापस करने के लिए मतलब गवर्नमेंट मान गई और कैंसिल कर दिया रेवेन्यू पेमेंट को। जो भी टैक्स पे करना था उसको उस साल के लिए कैंसिल कर दिया था। एंड आल्सो कैंसिल द रेज ऑफ 30% अंटिल नेक्स्ट ईयर। और अगले साल तक जो है जो 30% का टैक्स था उसको भी कम कर दिया। ठीक, इस साल जो है पेमेंट नहीं करना है और अगली साल तक जो है जो 30% का टैक्स बढ़ाया गया था उसको भी नहीं देना। इसके अनुसार सरकार जब्त की गई संपत्ति को बहाल करने, मतलब जो भी संपत्तियां जब्त की गई थी उसको बहाल किया गया और वर्ष के लिए राजस्व भुगतान को रद्द करने, और उस वर्ष के लिए जो राजस्व भुगतान था उसको रद्द कर दिया गया। मतलब उस वर्ष उसको किसी को भी कर नहीं देना पड़ा था। अगले वर्ष तक 30% की वृद्धि को भी रद्द करने पर सहमति हुई। और इस पर भी सहमति हुई कि अगले वर्ष भी जो 30% बढ़ा है उसको नहीं देंगे, जो पहले का बेस पेमेंट था वही हम लोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है मोपला रिबेलियन।
इन मालाबार, ये 1921 में हुआ था। मापलाबार में मोपला विद्रोह, ठीक, मालाबार में मोपला विद्रोह। तो मालाबार रीजन में मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में। अब ये क्या था ये भी देख लेते हैं हम लोग। मापला मापलाज वर मुस्लिम पीजेंट्स। तो मापलाज क्या थे? मुस्लिम पीजेंट थे, मुस्लिम किसान थे। सेटल इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला। जो कहाँ पे सेटल थे? मालाबार रीजन ऑफ केरला में। मापला केरल के मालाबार क्षेत्र में बसे मुस्लिम किसान, ठीक। द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द मापला was heterogeneous। तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड था मापला का, वो बहुत हेट्रोजीनियस था। हेट्रोजीनियस मतलब सबका एक जैसा नहीं था, अलग अलग था, ठीक। मापलाओं की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि विषम थी। सर्टेन रिच मापलाज अर्न देयर लाइवलीहुड एज ट्रेडर एंड मर्चेंट। जो रिच मापलाज थे वो अपना लाइवलीहुड कैसे कमाते थे? ट्रेडिंग के जरिए और मर्चेंट के जरिए, ठीक। कुछ अमीर मापला व्यापारियों के रूप में अपनी आजीविका अर्जित करते थे, ठीक। और कुछ जो रेस्ट ऑफ द मापलाज वर्क एज स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट। और जो दूसरे मापलाज थे वो एक छोटे किसान के तौर पे काम करते थे। हु आर द टेनेंट्स ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स के किराएदार थे, ठीक। मतलब वो किराए पे उन लोगों से लैंड लेते थे और उस पर खेती करते थे। बाकी मोपला छोटे कृषकों के रूप में काम करते थे जो बड़े जमींदार के किराएदार थे। These landlords belong to the high caste हिंदू। और ये लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हाई कास्ट हिंदू से बिलोंग करते थे। ये जमींदार उच्च जाति के हिंदू थे, ठीक। मतलब हिंदू थे लेकिन उच्च जाति थे। काजेज ऑफ मोपला पीजेंट रिबेलियन। अब मोपला पीजेंट रिबेलियन क्यों हुआ था ये देख लेते हैं हम लोग। द मोपला एजिटेशन वाज बेसिकली द स्ट्रगल अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स हु आर कॉल्ड जेनिस, ठीक। तो मापला में जो रिबेलियन हुआ, जो एजिटेशन हुआ, वो किसके खिलाफ था? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जिनको क्या कहा जाता था? जेनिस कहा जाता था, ठीक। मापला आंदोलन मूल रूप से मापला आंदोलन मूल रूप से हिंदू जमींदार के खिलाफ संघर्ष था, जिन्हें जेनमिस कहा जाता था। तो हिंदू लैंडलॉर्ड जिन्हें जेनमिस कहा जाता था, उनके खिलाफ जो है मापला आंदोलन चलाए गए, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन द मापला एंड द जेनमिस वर क्वाइट अनफ्रेंडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मापला यानी कि जो मुस्लिम पीजेंट थे और जो जेनमिस यानी कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत पहले से खराब चल रहे थे। मोपला और जेनमिस के बीच संबंध लंबे समय तक काफी अमित्र थे। मतलब काफी समय से जो है वो खराब चल रहे थे, ठीक। द रिलेशनशिप वाज बोथ इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली एंटागोनिस्टिक। मतलब एक दुश्मनी तक पहुंच गया था, चाहे वो इकोनॉमिक बेस पे था चाहे रिलीजन के बेस पे। रिलीजन के बेस पे भी और इकोनॉमिक बेस पे भी ये एक दुश्मनी के तौर पे पहुंच गया था। द हिंदू लैंडलॉर्ड्स बिगेन टू सप्रेस द मोपलाज राइट फ्रॉम 1835। और हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने जो है मोपलाज को यानी कि जो मुस्लिम पीजेंट थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनको सप्रेस कर उनके राइट को जो है वो सप्रेस करना शुरू कर दिया। कब से? 1835 से। रिश्ता आर्थिक और धार्मिक दोनों तरह से विरोधी था। हिंदू जमींदार ने 1835 से ही मोपलाओं का दमन करना शुरू कर दिया, ठीक। तो हिंदू जमींदारों ने 1835 से ही मोपलाओं का दमन करना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन रिलेशन टू लैंड टेनेंट, ठीक। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी क्योंकि आप उन्हीं से जो है रेंट ले रहे हैं और वही आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे जो है इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, तब उनका जो है लैंड छीन जाएगा कुछ पता नहीं। द मोपला वर ऑफन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर लैंड विदाउट प्रेयर नोटिस। और उनको निकाल दिया जाता था। मतलब जो किराएदार थे उन किराएदारों को हिंदू लैंडलॉर्ड्स के जरिए निकाल दिया जाता था कि आप जो है आप हमारी जमीनें छोड़ के जाइए बगैर किसी नोटिस के, ठीक। भूमि कास्ट के संबंध में बहुत असुरक्षा थी। मोपलाओं को प्रायः बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था बगैर किसी सूचना के, ठीक। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था मोपलाओं का। द जेनमिस फिक्स्ड द रिन्यूअल फी एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेट। तो इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक, कि आपको अगर दोबारा लेना है ये जमीनें, दोबारा आपको अगर रेंट पे लेना है, तो जो जेनमिस थे यानी कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इतना ज्यादा फिक्स कर दिया था रेट
कि वो दोबारा ले नहीं सकते। विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द मॉपला एजिटेशन, जो मॉपला एजिटेशन का सबसे बड़ा काज बना। जेनविस ने नवीनीकरण शुल्क, मतलब कि जो उनसे जमीन छीन गई थी उनको दोबारा नवीनीकरण करने के लिए, मतलब अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं किराए पे जमीन है तो आपको बहुत ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक, जो मॉपला आंदोलन का तत्कालिक कारण बना, ठीक। द जेनविस कलेक्टेड वेरी हाई एक्सेप्शन from the Mopla tenants. Moreover, the Mopla tenants were discriminated against the Hindu tenants. ठीक, तो जो जैनिस्ट थे वो क्या करते थे, वो एक तरह से बहुत ज्यादा टैक्सेस, बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा, बहुत ज्यादा किराया लेते थे मोपला से, और वहीं पे जो हिंदू टेनेंट्स थे यानी कि हिंदू जो किसान थे उनसे कम टैक्स लिया जाता था। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था जैनिस्ट के जरिए। जैनिस्ट ने मोपला काश्तकारों से बहुत अधिक वसूली की। इसके अलावा मोपला काश्तकारों के साथ हिंदू काश्तकारों के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक। जो हिंदू काश्तकार होते थे उनसे कम वसूली की जाती थी और जो मोपला काश्तकार होते थे उनसे ज्यादा वसूली की जाती थी। इस तरह इस बेसिस पे जो है दुश्मनी पहुंच चुकी थी। अब इसका आउटकम क्या निकला, परिणाम क्या निकला? द मोपला शेयर्ड दोज हिंदू लैंडलॉर्ड्स स्पेयर्ड दोज हिंदू लैंडलॉर्ड्स who maintained lenient relation with them. मोपलाओं ने उन हिंदू जमींदारों को बख्श दिया जिन्होंने उनके साथ उदार संबंध बनाए थे, मतलब कि जिन्होंने अच्छा संबंध बनाया था उनको जो मोपला थे उन्होंने बख्श दिया था। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने अपना रिलेशन अच्छा रखा मोपलाओं के साथ, उनको तो इन्होंने बख्श दिया, लेकिन बाकी जो है जैनिस्ट के साथ क्या हुआ था? The Mapla rebels traveled several miles through the territory and attacked only the Hindu landlords. ठीक, तो ये जो है ट्रेवल करते हैं कई माइल्स तक, सेवरल माइल्स तक, और जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे सबके ऊपर अटैक करते हैं। मापला विद्रोहियों ने क्षेत्र के माध्यम से कई मील की यात्रा की और केवल हिंदू जमींदारों पर हमला किया, ठीक। दिस गेव अ कम्युनल फ्लेवर टू द पीजेंट मूवमेंट, और इसकी वजह से एक कम्युनल फ्लेवर हो गया, क्योंकि आप रिलीजन के बेस पे मार रहे हैं या रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक। इससे किसान आंदोलन को सांप्रदायिक रंग मिल गया, ठीक, और यहीं पे किसान आंदोलन, ये जो है मापला रिबेलियन फेल हो गया। The most important aspect of the Mapla peasant struggle is the communalization of peasant agitation. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जो पीजेंट एजिटेशन था, ये किसान आंदोलन था, वो कम्युनलाइज हो गया, रिलीजन के बेस पे हो गया। मापला किसान संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसान आंदोलन का सांप्रदायिकरण था, ठीक। Due to such communalization, the Mapla lost their sympathy among the Malabar people. तो पहले मालाबार पीपल जो है एक तरह से सिंपैथी जता रहे थे कि ठीक है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि जब इन्होंने क्या किया, उसको कम्युनलाइज कर दिया, तब इनका जो एक तरह से सिंपैथी था मालाबार पीपल का, वो खत्म होने लगा। इस तरह से सांप्रदायिकरण के कारण मोपलाओं ने मालाबार के लोगों के बीच अपनी सहानुभूति खो दी। सोन द रिबेलियन वॉज क्रश्ड, और इसकी वजह से जो रिबेलियन था उसको कुचल दिया गया बाय द ब्रिटिशर के जरिए। एंड बाय दिसंबर 1921 ऑल रेजिस्टेंस वॉर स्टॉप, और 1921 दिसंबर 1921 तक सारे जो रेजिस्टेंस थे मापला से रिलेटेड उसको खत्म कर दिया गया। जल्द ही अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचल दिया गया और दिसंबर 1921 तक सभी प्रतिरोधियों को रोक दिया गया, ठीक। तो ये मापला रिबेलियन का आउटकम था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, बट फास्ट पूछना है थोड़ा। एनी क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं, नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
ये जितने मोमेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी मतलब पीजेंट्स मोमेंट पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ईयर के साथ साथ कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में जो दिया है उतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो आपको पीडीएफ के बाहर नहीं पढ़ना है, मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है।